सादर प्रणाम। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड है और बायोलॉजी के जो पोर्शन आजकल चल रहे हैं वो नीट और बोर्ड एग्जाम को फोकस्ड चल रहे हैं। तो इसी सेशन में नए टॉपिक के साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस टॉपिक के साथ मैं नीरजा चौधरी इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वंशागति होती है उसके आणविक आधार क्या क्या है। यानी कि वंशागति के आणविक आधार, ये हिंदी में इस चैप्टर का नाम है। एक्चुअली हमने जब मेंडल के बारे में पढ़ा था तो हमने तब जाना था कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन जा रहे हैं, यानी कि पेरेंट जेनरेशन टू फर्स्ट फीलियल जेनरेशन वो जा रहे हैं। उसके बाद ये इससे रिलेटेड जितनी स्टडीज थी वो स्टडीज आगे बढ़ती चली गई और 1930 से लेकर लगभग 1960 के बीच में ये बड़ा ऑनगोइंग सा चल रहा था। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं पता था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स जारी थे उससे रिलेटेड मेंडल ने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया था उससे रिलेटेड आगे आगे प्रयोग चल रहे थे। तो उसी में फ्रेडरिक मिशर है। फ्रेडरिक मिशर काफी पहले टाइम की बात है, लगभग 1869 के बाद की लगभग की बात है। उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से कुछ एक मॉलिक्यूल्स होते हैं या एसिड्स होते हैं, मॉलिक्यूल भी नहीं है, एसिड्स हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल है आगे वाली जेनरेशन में कैरेक्टर्स को पहुंचाने के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उस समय जब न्यूक्लियस में इस चीज की प्रेजेंस के बारे में पता था तो उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन नाम इसलिए दिया, एक तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से, साथ ही साथ इन्हें न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि न्यूक्लियस में थे और इनकी जो प्रॉपर्टी थी या इनका जो नेचर था वो एसिडिक नेचर था। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, न्यूक्लिक एसिड करके कहा गया। उसके बाद लेकिन जब तक की ये बात है उस समय ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि उस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया जा सके। तो उस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगा और जब उसको फाइंड आउट किया गया तो पता चला, पहले तो ये था कि एक्चुअली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो वो प्रोटीन अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड से बने हुए हैं और काउंटलेस हैं। ये जो उनका फॉर्मेशन है वो काउंटलेस है। तो शुरू में ये रहा कि प्रोटीन ही है जो नेक्स्ट जेनरेशन के लिए या जितनी जो वेरिएशंस मिल रही हैं, जितनी विविधताएं मिल रही हैं, उस डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पता चला कि नहीं, प्रोटीन नहीं, डीएनए है जो इस तरीके के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डीएनए ही वो पदार्थ है या डीएनए ही वो मैटर है जिसके बेसिस पर इनहेरिटेंस होता है। क्लियर। अब डीएनए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो दो टॉपिक हैं उनको लेने वाले हैं। एक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए किस तरीके का स्ट्रक्चर है और जो उसका स्ट्रक्चर है उस तरीके के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। इसके बेस पर आज का टॉपिक लिया है। देखिए, इंट्रोडक्शन के बेस पर एक प्लॉट तैयार हो गया कि इस चैप्टर में क्या क्या है और कैसे कैसे जो हमारा जेनेटिक्स है वो आगे बढ़ता है। उससे पहले एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? देखिए, हम कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो बायोकेमिस्ट्री होता क्या है? एक्चुअली जितने भी जीव होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स की स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। तो ये वाला टॉपिक चूंकि मनुष्य की हम बात करने वाले हैं या हम एक जेनेटिक मटेरियल की बात करने वाले हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, किससे संबंधित है, ऑर्गेनिज्म से संबंधित है, जीवों से संबंधित है और कुछ अलग तरीके के केमिकल्स यहाँ पर है, जिस वजह से ये टॉपिक हमारा बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में आता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसी को समझ लेते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर होता कैसा है? देखिए, डीएनए स्ट्रक्चर को लेकर पहली चीज तो ये है कि एक तो ये नाभिकीय अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है। क्यों है?
इसलिए है क्योंकि इसका बिहेवियर एसिडिक है। तो न्यूक्लिक क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस में मिलता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्लियर कट होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर, अगली बात यहाँ पर ये है कि ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये मिलकर बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स से। न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स हैं जो इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं या डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। अब ये बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। जो डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म है वो इस तरीके का डीएनए स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 5th पोजीशन पर है ये फॉस्फेट को। ओके, इसके बाद ये हमारा है यहाँ पर, और यहाँ पर एडेड है शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। इस तरीके का ये यहाँ पर अटैचमेंट है और यहां से लगा हुआ है एक यहाँ पर बेस। अभी उसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आगे यहाँ पर फॉस्फेट कनेक्टेड है, यहाँ इस तरीके से है, और ये लगा हुआ है पेंटोज शुगर। फिर से यहाँ पर फिर फॉस्फेट आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर होता है टी। अभी देखते हैं ए और टी क्या क्या होता है। उसके बाद फिर से स्ट्रक्चर ऐसे ही कंटिन्यू होगा। यहाँ पर फिर से पेंटोज आ गया। पेंटोज क्या होता है अभी देखते हैं। जी और ये यहाँ सी एच एच, ये इस तरीके का आ गया और ये आ गया यहाँ पर सी। ठीक है, अब देखिए इतने तक ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये वाली जो पोजीशन बचती है यहाँ पर होता है एक हाइड्रोक्सिल। ठीक है, 3rd पोजीशन है इसकी जहां पर होता है हाइड्रोक्सिल। एक्चुअली ये सारी के सारे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एक लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब रेखीय स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस लीनियर स्ट्रक्चर में एक के बाद एक जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जा रहे हैं तो उसकी वजह से डीएनए स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है? डीएनए स्ट्रक्चर हो जा रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा कैसा स्ट्रक्चर हो जा रहा है? ये स्ट्रक्चर हो जा रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब दूसरी जो अगली बात की यहाँ पर है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? ये न्यूक्लियोटाइड है अलग अलग प्रकार की संरचना को रिप्रेजेंट करने वाले। इसमें क्या क्या होता है देखिए, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। पी फॉर फॉस्फेट है, ये कार्बन एटम है जो सेंट्रली इसको अटैच करता है। ये यहाँ पर शुगर है, पेंटोज शुगर है जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे। और ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो 2 तरीके के होते हैं, वो अभी पढ़ने वाले हैं। फिर ये यहाँ पर फॉस्फेट है, शुगर है, दूसरे तरीके का नाइट्रोजनस बेस है, तीसरे तरीके का नाइट्रोजनस बेस है, और ये चौथे तरीके का नाइट्रोजनस बेस है। तो ऑल ओवर अगर डीएनए के बारे में बात कहें तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन है, साथ ही साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ का है कि इसमें 4 अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और ये चेन आगे बढ़ते चले जाती है। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर किस तरीके से है या न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कई चीजों से मिलकर बना है। अभी आपने देखा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया था, हमने कहा ये शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर होगा सबसे पहले। क्या होगा? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर यानी पेंटोज शर्करा। क्यों पेंटोज शर्करा है? बिकॉज यहाँ पर है 5 कार्बन एटम और जिसकी वजह से जो यहाँ पर शुगर बन रही है वो कैसी शुगर है? पेंटोज शुगर यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब देखो पेंटोज शुगर में जो शुगर होती है, एक आप डीएनए के बारे में जानते हैं और एक आप जानते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए और डीएनए में जो ये शुगर होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। डीएनए में पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, अब रही बात आरएनए की। क्या आरएनए में भी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है? तो नहीं, यहाँ पर केवल होती है राइबोज शुगर। डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस है।
शुगर के बेस पर आपसे पूछा जाएगा कभी कि मान लीजिए राइबोज क्या है, या यहाँ ये डीऑक्सी है तो राइबोज क्या है। राइबोज शुगर है, ठीक है। यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज है तो वो डीएनए में है, जहां केवल राइबोज है तो वो किसमें है, आरएनए में है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि डीएनए और आरएनए की राइबोज शुगर में क्या अंतर होता है। देखिए डीएनए और आरएनए की राइबोज शुगर में ये अंतर होता है कि देखो ये एक पेंटोज शुगर है और इसका ये स्ट्रक्चर है। यहां से हम देखेंगे तो सुविधा रहेगी समझने में, ठीक है। पेंटोज शुगर है 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया CH2, क्लियर हो गया। ये वाली पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4th पोजीशन, ठीक है। 5th हो ही गया। यहां पर है हमारा H, क्योंकि वैलेंसी शो करेगा, C पर इंडिकेशन है वो, और ये है OH, ठीक हो गया। ये भी HOH, यहां भी HOH। इतने तक समझ आ गया। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन ध्यान में फिर भी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब हम अपना एक्सप्लेन करते हैं तो उससे इजी हो जाता है। ये हो गई यहाँ पर 5th पोजीशन, ठीक हो गया। अब रही बात कि ये जो राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर कब डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए इसमें 2 जगह होती हैं। एक जगह होती है ये वाली, ठीक, ये वो जगह होती है जहां पर बेस जुड़ा होता है। कौन सा, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ होता है, ये वो वाली जगह हो गई। एक जगह होती है ये वाली, ये वो वाली जगह होती है जहां पर अभी जो हमने फिगर बनाया था उस फिगर के अकॉर्डिंगली जो फॉस्फेट एडेड था वो यहां पर एडेड था, ठीक है। फॉस्फेट यहां था, बेस यहां था, यानी कि AG या TC जो भी हमने दिखाए थे वो कहां पर थे, बेस यहां पर एडेड थे और फॉस्फेट यहां पर एडेड था। और जो पेंटोज है वो इस तरीके से सीक्वेंस में यहां पर था। यहां पर ऐसा होता है कि जो राइबोज शुगर है उस राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन से यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होता है, जो सेकेंड कार्बन एटम है, इस सेकेंड कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन यहां से हट जाता है, और जब एक ऑक्सीजन यहां से हट जाता है तब ये बदल जाता है डीऑक्सी राइबोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज में। तो पेंटोज शुगर में राइबोज कैसे डीऑक्सी में कन्वर्ट होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो शुगर है उसके सेकेंड कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलने के बाद ही ये राइबोज किस में कन्वर्ट हो जा रही है, डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट हो जा रही है। तो न्यूक्लियोटाइड में पहला स्ट्रक्चर जो कि पेंटोज शुगर है, किस तरीके से पेंटोज शुगर चेन को बना रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के ही दूसरे पार्ट की, क्योंकि चेन थी, चेन में 3 अलग अलग पार्ट हमने देखे, शुगर था और बेस थे और फॉस्फेट था। तो अभी शुगर की बात की है, अब बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार की। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस एक्चुअल में इन्हें बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब किसी भी सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट होते हैं तो उस समय उसका पीएच ये बढ़ा देते हैं, और इसी वजह से इनको बेस कहा जाता है। यानी कि देखिए किसी भी बेस की प्रेजेंस से क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन का क्या करेगा, पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेस हैं उनका स्ट्रक्चर होता कैसे, क्या वो लीनियर होते हैं या साइक्लिक होते हैं? तो नाइट्रोजिनस बेस का स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक, यानी कि वो चक्रीय टाइप के होते हैं और सीधे नहीं फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं होते हैं। कैसे कंपाउंड कहे जाएंगे, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। कितने तरीके के होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक। एक हमारे होते हैं प्यूरीन और दूसरे होते हैं हमारे पिरीमिडीन, ठीक है। कौन से होते हैं, प्यूरीन और दूसरे होते हैं
देखिए प्यूरीन और पिरीमिडीन में डिफरेंस जो है वो अभी हम देखने वाले हैं पिरीमिडीन, ठीक है। प्यूरीन क्या होते हैं, प्यूरीन और पिरीमिडीन में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है। प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है 2 रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि 2 चक्रों से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। और पिरीमिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है 1 रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक ही चेन से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन में जो 2 चक्र होते हैं इसमें 2 पार्ट आते हैं, यानी कि ये जो प्यूरीन कैटेगरी है, इस प्यूरीन कैटेगरी में एक आता है हमारा ग्वानीन और दूसरा हमारा इसी से रिलेटेड आता है एडेनिन, ठीक है। पिरीमिडीन में कौन से आएंगे, पिरीमिडीन में आते हैं थायमीन और साइटोसिन, ठीक हो गया। ये था पिरीमिडीन और इससे रिलेटेड प्यूरीन से रिलेटेड एक छोटे से डिफरेंस के बेस पर अगर हम कहें तो। अब एक और चीज यहां पर है कि जो डीएनए है उसमें कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, उसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये 4, लेकिन नाइट्रोजिनस बेस होते हैं टोटल 5, ठीक है। 5वें को भी अभी देखते हैं। देखिए G4 है ग्वानीन, ग्वानीन, एडेनिन, थायमीन और साइटोसिन, ठीक हो गया। डीएनए में होंगे ये 4, क्लियर। लेकिन कई बार एक और आता है जिसे बोला जाता है यूरेसिल। ये जब हम आरएनए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उस समय इस थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, होते वहां पर भी 4 ही है, लेकिन उस समय क्या हो जाते हैं ग्वानीन, एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो यूरेसिल उसकी जगह आ जाएगा। और इन सबको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इनकी स्पेलिंग है उसके फर्स्ट लेटर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि फर्स्ट लेटर से ही इनको दिखाया जाता है। एक बार प्यूरीन और पिरीमिडीन के स्ट्रक्चर को और देख लेते हैं। देखिए प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने कहा 2 रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 चक्रों में बनने वाला ये स्ट्रक्चर है। तो वो 2 रिंग स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए इस तरीके का रिंग है, ये रिंग है, ऐसे रिंग का ये स्ट्रक्चर होगा। लेकिन प्रॉपर अगर दिखा दें इस स्ट्रक्चर को तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां ऐसे नहीं होता है ये, क्योंकि नंबर बढ़ जाएंगे फिर, नहीं तो 8 और ये हो गया 9, ठीक हो गया। बॉन्डिंग है ये और ये, ठीक। यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है। ये है प्यूरीन का स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, यहां पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये वाला जो नाइट्रोजन होता है यहां पर, यहीं से जुड़ा हुआ होता है पेंटोज शुगर। प्यूरीन में यहीं से जुड़ा हुआ होता है पेंटोज शुगर। ध्यान रखेंगे ये प्यूरीन का स्ट्रक्चर है। अब पिरीमिडीन में क्या है, पिरीमिडीन जैसे कहा कि 1 रिंग स्ट्रक्चर है, तो पिरीमिडीन इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सिंगल साइकिल बना हुआ होगा और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के रिंग होगा। नहीं तो ये रिंग को मैं ऐसे दिखाती हूँ, यहां से दिखाती हूँ 1 2 3, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे दिखाया 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए पता ही है आपको, यहाँ बॉन्डिंग होगी। ये बॉन्डिंग के बाद ये जो पहला, यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ये नाइट्रोजन है नीचे फर्स्ट पोजीशन पर, और इधर जो थर्ड पोजीशन है उस थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा, किसमें, पिरीमिडीन में। इसमें भी यहाँ पर शुगर का एडिशन होगा, जो पेंटोज जुड़ा हुआ है वो इस वाली पोजीशन पर पेंटोज जुड़ा हुआ होगा। इसको आप ऐसे देखेंगे, ये वाली पोजीशन पर पेंटोज जुड़ा हुआ, यानी कि जो शुगर है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा।
अब देखिए जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेस, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर से, यहां फर्स्ट कार्बन एटम से ये अटैच है, तो वो कौन सा बॉन्ड है जो जिसकी वजह से यहां पर जुड़ जा रहा है, तो वो है आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज जिसको बोला जाता है बॉन्ड, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, ठीक हो गया। ये है जहां से इस नाइट्रोजन से शुगर जुड़ी हुई है या नाइट्रोजिनस बेस से शुगर जुड़ी हुई है, तो कौन सा बॉन्ड है जो उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब यहीं से देखिए, जब नाइट्रोजिनस यहां लिख देती हूं मैं, जब नाइट्रोजिनस बेस से शुगर का एडिशन होता है, जो शर्करा हमने पढ़ी, जब नाइट्रोजिनस बेस से शुगर का एडिशन होता है तो वहां पर कुछ वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की लॉसिंग होगी। उस वाटर लॉस की वजह से ये वाली जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस बन जाती है, यानी कि संघनन की प्रक्रिया ये बन जाती है, यहां पर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। अब जो शुगर है, शुगर का जब नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ना होता है, यानी कि ये तो प्रोसेस बोल दिया कि जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो एक वाटर लॉस हो रहा है, और जब वाटर लॉस हो रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे, उस प्रक्रिया को हम नाम देंगे कंडेंसेशन यानी कि संघनन का। तो नाइट्रोजिनस बेस और जब शुगर मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड ये क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जब बनेंगे तो उनके साथ एक फॉस्फेट और ऐड हो जाता है। जब केवल नाइट्रोजिनस बेस और शुगर होते हैं तब ये क्या होते हैं, हिंदी में लिख दे रही हूं यहां पर, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब नाइट्रोजिनस बेस शुगर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा तब ये हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस आता है, हालांकि न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ना था, लेकिन यहीं पर इसको मैं ऐड कर दे रही हूं, ठीक है। तो ये तो था कि नाइट्रोजिनस बेस किस तरीके से काम करें। दो तरीके के, प्यूरिन पिरिमिडीन है, 2 रिंग है, 1 रिंग है, 4 तरीके के होते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। हमने दोनों के स्ट्रक्चर देख लिए। हमने देखा कि कब ये न्यूक्लियोसाइड हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस से जब शुगर जुड़ जा रहा है तो क्या बन रहा है, तो जब नाइट्रोजिनस बेस से शुगर जुड़ जा रहा है तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जा रहा है, ठीक है। अब डीएनए का यहाँ जिक्र किया, अगले टॉपिक से कोरिलेट करने के लिए मैंने इस फॉस्फेट का अभी जिक्र किया। एक्चुअल में ये फॉस्फेट होता क्या है, देखिए फॉस्फेट जो है ये यहाँ पर ये, ठीक है, फॉस्फेट की बात करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अभी देखा स्ट्रक्चर में, फिर हमने ये देखा कि जब कैसे होते हैं, ये थोड़े से एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, एसिड कहा जा रहा है। और जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया था तो वहां पर क्या बने थे, वहां पर बने थे न्यूक्लियोसाइड। क्या बने थे, न्यूक्लियोसाइड। अभी जो न्यूक्लियोसाइड हमने देखा, इस न्यूक्लियोसाइड में 5th हाइड्रोक्सिल पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो अभी न्यूक्लियोसाइड हमने यहां देखा कि शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब जुड़ जा रहे हैं, मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूं क्योंकि पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। जब न्यूक्लियोसाइड ये बना तो उसमें 5th हाइड्रोक्सिल पर फॉस्फेट ग्रुप के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, कौन से यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं, जो कौन से बॉन्ड होंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या कर रहे हैं, इनके जुड़ जाने से तब न्यूक्लियोसाइड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तब ये कन्वर्ट हो जा रहा है न्यूक्लियोटाइड में।
ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड में जब जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ गया, और जब ये यहाँ पर जुड़ गया तो उसके बाद ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहा, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या है कि जो डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ये कहे जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल गया। अब राइबोज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, डीऑक्सी की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहा जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड नॉट साइड, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट का एडिशन यहाँ पर हो गया है। तो न्यूक्लियोसाइड के आधार पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे लिखा जाता है, कई बार इनको पहली इसमें मेंशन करूं तो DAMP, ठीक है। अब ये DAMP हुआ क्या, DAMP है D फॉर डीऑक्सी, A फॉर एडिनोसिन, M फॉर मोनो, P फॉर फॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही दूसरे के लिए बोला जाता है GMP, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, DCMP, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमीन मोनोफॉस्फेट। तो इनके ये नाम है जो DTMP या DGMP, DAMP या DCMP जिनको कहा जाता है। अब रही बात आरएनए में डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की जगह यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ते हैं, DUMP, क्योंकि हमने अभी पढ़ा आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सी राइबोज की जगह वहां पर क्या आ जाता है, तब डीऑक्सी ना आकर क्या आएगा, राइबोज आ जाएगा, राइबोज शुगर वहां पर आ जाएगा। तो देखिए, अगर ये है एस, यहां से लिखती हूँ, दोनों को कंपेयर कर देती हूँ एक बार। आरएनए में क्या कहेंगे और डीएनए में इसको क्या कहेंगे, ठीक है। वहां डीऑक्सी राइबोज है या राइबोज करके आएगा, ठीक है। जैसे एडिनिन है, अब मैं ए ही लिख रही हूं, ठीक हो गया। एडिनिन है, अगर देखिए न्यूक्लियोसाइड है ये, यानी कि जब शुगर और जो नाइट्रोजिनस बेस है वो नाइट्रोजिनस बेस मिले हुए हैं, तो उस समय ये क्या होगा, उस समय ये होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, लेकिन आरएनए में क्या होगा, आरएनए में इसको क्या कहा जाएगा, ये डीऑक्सी है ही नहीं, वहां पर सिर्फ इसको कहा जाएगा एडिनोसिन। कब, जब ये होगा एज ए न्यूक्लियोसाइड, हम इसको पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। अगर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सबके लिए होगा। अगर मैं जी की बात करूं तो जी में भी क्या होगा, ये होगा जी के लिए डीऑक्सी एडिनोसिन, अगर ये न्यूक्लियोसाइड है तो। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करूंगी तो उस समय इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, सिर्फ यहां पर आते हुए, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड बना तो उसके साथ सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पर एडिशन हो गया था, एक फॉस्फेट का, तो इसलिए वहां पर ऐड हो जा रहा है, इसी के नाम के आगे मोनोफॉस्फेट। और आरएनए में इसी का क्या नाम होगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो सारे जितने बेसेस हैं उन बेसेस के नाम आरएनए और डीएनए में ऑन द बेसिस ऑफ शुगर चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल आज के टॉपिक में इतनी ही बात करेंगे, अगले टॉपिक में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें और लगातार हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।